ये कथा उस ग्रह की है जिसे लोग एरिन के नाम से जानते थे। उसी ग्रह पर अनेक साम्राज्य स्थापित थे, जिनमें से एक था कैलाश साम्राज्य। कैलाश साम्राज्य के कैलाश नगर में आज लोगों की भारी भीड़ जमा थी। हर चेहरा अलग अलग भावनाओं से भरा हुआ था। कुछ प्रसन्न थे, कुछ रोमांच से भरे और कुछ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता में डूबे हुए थे, क्योंकि आज कुरु संप्रदाय में प्रतियोगिता का दिन था। ये दिन युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। जो भी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में ऊंचा रैंक प्राप्त करता, उसे संप्रदाय की ओर से श्रेष्ठ संसाधन दिए जाते, जो आगे चलकर उसे एक शक्तिशाली योद्धा बनने में सहायता करते। यहाँ शक्ति किसी को दान में नहीं मिलती थी, वो केवल कठोर साधना से ही अर्जित की जाती थी। और ये साधना केवल परिश्रम नहीं मांगती थी, बल्कि उत्तम संसाधनों की भी उतनी ही आवश्यकता होती थी। लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक रौबदार स्वर पूरे क्षेत्र में गूंज उठा। शांत हो जाइए आप सब। भीड़ एक क्षण में शांत हो गई। आज की प्रतियोगिता हमेशा की तरह अपने नियमों पर ही होगी। उस आवाज ने आगे कहा, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी शिष्यों को 5 दिनों के भीतर शारीरिक मंडल के 3 जानवरों को मारकर उनके ऊर्जा कोर लाने होंगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जो शिष्य सबसे पहले और सबसे उच्च स्तर के शारीरिक मंडल के जानवरों के ऊर्जा कोर लेकर आएगा, वही पहला रैंक प्राप्त करेगा। उसके बाद दूसरा और तीसरा रैंक तय किया जाएगा। पहले विजेता को गोल्डन टोकन, दूसरे और तीसरे को क्रमशः सिल्वर और प्लैटिनम टोकन प्रदान किए जाएंगे। तीनों रैंक्स के बाद जो भी प्रतिभागी सभी ऊर्जा कोर लेकर आएगा, उसे भी प्लैटिनम टोकन दिया जाएगा। और जो समय रहते ऐसा नहीं कर पाया या केवल 2 जानवरों के ऊर्जा कोर ही ला सका, उसे प्रतियोगिता में असफल माना जाएगा। ये आवाज कुरु संप्रदाय के लीडर हर्षवर्धन सिंह की थी। हर्षवर्धन सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और इस बार पहले विजेता को एक नश्वर गोली भी प्रदान की जाएगी। ये सुनते ही भीड़ में फिर से हलचल मच गई। एक आदमी बोला, ये गोली तो लीडर के बेटे वीरवर्धन को ही मिलेगी। दूसरे ने तुरंत विरोध किया, अरे तुम आर्या को भूल गए क्या? 3 दिन पहले उसने अपने से 2 स्तर ऊपर के योद्धा को भी हरा दिया था। मुझे लगता है इस बार की विजेता वही बनेगी। ऐसी चर्चाएं चारों ओर फैलने लगीं। ये बातें वीरवर्धन के कानों तक भी पहुंच रही थीं। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर भींच लीं। वो मन ही मन काफी समय से आर्या को पसंद करता था। जब भी अवसर मिलता वो उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन आर्या हमेशा उसे अनदेखा कर देती थी। इसी कारण वो हर हाल में पहला रैंक हासिल करना चाहता था, ताकि उसके पिता प्रसन्न हो और वो अपनी तथा आर्या की सगाई की बात आगे बढ़ा सके। मैदान में लगभग 100 प्रतिभागी एक सीधी कतार में खड़े थे। उनकी उम्र 10 से 13 वर्ष के बीच थी। हर चेहरे पर अलग भाव थे। किसी की आंखों में उत्साह था, किसी के चेहरे पर डर, और कोई भीतर ही भीतर स्वयं को मजबूत दिखाने का प्रयास कर रहा था। इस प्रतियोगिता के लिए शिष्यों को कैलाश नगर की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी और घने जंगल वाले क्षेत्र में ले जाया जाना था। ये इलाका सामान्य नहीं था। यहाँ शारीरिक मंडल और ऊर्जा मंडल के जानवर खुलेआम विचरण करते थे। संप्रदाय के 5 उच्च अधिकारी भी बच्चों के साथ भेजे गए थे, ताकि प्रतियोगिता की निगरानी की जा सके और किसी अनपेक्षित खतरे की स्थिति में समय रहते हस्तक्षेप किया जा सके। घने जंगल के भीतर एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर 5 अधिकारियों में से एक व्यक्ति बच्चों को देख रहा था। उसका नाम शत्रुसेन था। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन आंखों में अनुभव की गहराई स्पष्ट दिखाई देती थी। शत्रुसेन ने आगे बढ़कर सभी बच्चों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बच्चों, अब से तुम्हारा समय प्रारंभ होता है। जाओ, अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस परीक्षा को पास करने का प्रयास करो। मेरी शुभकामनाएं तुम सभी के साथ है। उसकी बात समाप्त होते ही बच्चे अलग अलग दिशाओं में फैल गए। हर कोई अपने अपने मार्ग पर चल पड़ा, हृदय में प्रतियोगिता जीतने की आकांक्षा लिए हुए। प्रतियोगिता का आज तीसरा दिन था। जंगल के एक हिस्से में एक लड़की जमीन पर खड़ी बुरी तरह हाँफ रही थी। उसने अभी अभी शारीरिक मंडल के 9वें स्तर के एक जानवर को मारा था। ये उसके लिए आसान नहीं था,
क्योंकि वो स्वयं शारीरिक मंडल के केवल 7वें स्तर की योद्धा थी। जानवर को मारने में उसने अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी। वो अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी कि अचानक उसके कानों में एक खतरनाक गुर्राहट गूंजी। उसका शरीर तुरंत सतर्क हो गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने एक विशाल भेड़िया खड़ा था। उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे और उसकी आंखों में भूख और हिंसा साफ झलक रही थी। वो लड़की थी आर्या। उसके चेहरे पर भय नहीं था। भेड़िए के छलांग लगाते ही आर्या ने बिना एक पल गवाए अपनी तलवार निकाली और उस पर सीधा वार किया। भेड़िया कुछ कदम पीछे खिसक गया, लेकिन उसी झटके में आर्या स्वयं दूर जा गिरी। उसके बाएं कंधे से रक्त बहने लगा। जब भेड़िए का पंजा उसके शरीर पर पड़ा तो आर्या को ऐसा लगा जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे दब गई हो। क्या ये ऊर्जा मंडल का जानवर है? ये विचार उसके मन में गूंज उठा। भेड़िए ने फिर से हमला किया। वो हवा में उछला और सीधे आर्या पर टूट पड़ा। आर्या ने तुरंत अपनी तलवार उठाकर सामने से वार किया। तलवार और पंजे की टक्कर हुई। टक्कर के बाद भेड़िया कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन आर्या का शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा। जमीन से टकराते ही उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी छाती फट गई हो। हाँ, ये पक्का ऊर्जा मंडल का ही जानवर है। उसने स्वयं से बुदबुदाया। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। भेड़िया फिर से झुका। उसकी मांसल टांगों में शक्ति भर आई। वो तीसरी बार हमला करने को तैयार था। ऊपर एक ऊंची शाखा पर खड़े होकर शत्रुसेन ये सब देख रहा था। नियमों के अनुसार उसे परीक्षा में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, पर यदि किसी शिष्य की जान खतरे में हो तो वो बीच में आ सकता था। जैसे ही भेड़िया अंतिम छलांग के लिए झुका, शत्रुसेन भी हरकत में आने को तैयार हो गया, लेकिन तभी वो रुक गया। उसकी दृष्टि आर्या की आंखों पर पड़ी। वे आंखें नीले रंग से चमक रही थीं। उनमें न भय था न घबराहट, बल्कि एक अजीब सी ठंडक और स्थिरता थी। आर्या ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उसके हाथ उठे और उंगलियां अजीब मुद्राओं में घूमने लगीं। हवा का रुख बदलने लगा। चारों ओर का तापमान गिरने लगा। ठंडी हवाएं तेज हो गईं। कुछ ही पलों में आर्या के हाथों के ऊपर की हवा जमने लगी और अगले ही क्षण उसके सामने लगभग 3 फुट लंबी एक सफेद रंग की तलवार प्रकट हो गई। उसकी धार से ठंडी धुंध उठ रही थी और उसका सिरा सीधे भेड़िए की ओर संकेत कर रहा था। तलवार को देखते ही शत्रुसेन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बर्फ की तलवार! उसके होंठ अपने आप हिल गए। ये कैसे संभव है? हमारे पूरे संप्रदाय में कोई भी बर्फ से संबंधित युद्ध कला का अभ्यास नहीं करता, तो फिर आर्या के पास ये कला कहां से आई? पर यह सोचने का समय नहीं था। आर्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और शांत भाव से हाथ उठाकर भेड़िए की ओर संकेत किया। अगले ही क्षण सफेद बर्फ की तलवार गोली की रफ्तार से आगे बढ़ी। भेड़िया प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया और तलवार उसके सीने को चीरती हुई आर पार निकल गई। भेड़िया दर्द से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने में हृदय की जगह एक बड़ा छेद था। उसका शरीर कुछ पल तड़पा और फिर स्थिर हो गया। उसकी सांसें थम चुकी थीं। शत्रुसेन अवाक खड़ा रह गया। उसने मन ही मन बुदबुदाया, वो ऊर्जा मंडल के दूसरे स्तर का जानवर था और आर्या सिर्फ शारीरिक मंडल के 7वें स्तर की योद्धा। फिर भी एक ही प्रहार में उसने उसे मार डाला। शत्रुसेन की नजर फिर से आर्या पर गई। आर्या का शरीर अब जवाब दे चुका था। वो वहीं जमीन पर ढह गई। उच्च स्तर की युद्ध कला का प्रयोग उसके शरीर की लगभग सारी ऊर्जा निचोड़ चुका था। कांपते हुए वो घुटनों के बल चलती हुई भेड़िए के पास पहुंची और उसके सिर से ऊर्जा कोर निकाल लिया। ऊर्जा कोर हाथ में आते ही वो वहीं जमीन पर भेड़िए के बगल में लेट गई और गहरी सांसें लेने लगी। आर्या अभी जमीन पर पड़ी जोर जोर से सांसें ले ही रही थी, तभी शत्रुसेन के अचानक रोंगटे खड़े हो गए। पहाड़ों की गहराई से एक भारी दबाव भरी शक्ति तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। हवा में कंपन साफ महसूस किया जा सकता था। ये कोई साधारण जानवर नहीं है, लगता है ये चेतना मंडल का जानवर है, शत्रुसेन ने स्वयं से कहा। अगले ही पल जंगल की झाड़ियों के बीच से एक विशाल आकृति बाहर निकली। एक बहुत बड़ा भेड़िया आर्या के सामने खड़ा था।
उसकी आंखों में अजीब सी समझ और क्रूरता दोनों झलक रही थी। उसका शरीर पहले वाले भेड़िए से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसे देखते ही आर्या का दिल बैठ गया। उसके शरीर में अब लड़ने की जरा सी भी ताकत नहीं बची थी। तभी एक आकृति हवा को चीरती हुई आर्या के सामने आ खड़ी हुई। ये शत्रुसेन था। उसकी मौजूदगी महसूस होते ही आर्या की घबराहट कुछ कम हुई। ये चेतना मंडल के 5वें स्तर का जानवर है, शत्रुसेन ने गंभीर स्वर में कहा। उसने पल भर आर्या की ओर देखा और आगे बोला, तुम परीक्षा में पास होने के लिए जरूरी सभी ऊर्जा कोर पहले ही हासिल कर चुकी हो। अब बिना समय गवाए बाकी लोगों की ओर भागो, तब तक मैं इसे लड़ते हुए दूर ले जाऊंगा। आर्या ने थकी हालत में हाँ में सिर हिलाया और जमीन का सहारा लेकर उठने की कोशिश करने लगी। अगले ही क्षण शत्रुसेन ने भेड़िए पर हमला कर दिया। तलवार और पंजे की सीधी टक्कर हुई। भेड़िया पीछे हटा और शत्रुसेन उसे दबाव में लेते हुए जंगल की गहराई की ओर ले जाने लगा। कुछ ही क्षणों में दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए काफी दूर निकल गए। शत्रुसेन चेतना मंडल के 4थे स्तर का योद्धा था, इसलिए भेड़िए को संभालना उसके लिए आसान तो नहीं था, लेकिन संभव था। आर्या जैसे तैसे भागने के लिए तैयार ही हुई थी, तभी वो अचानक अपनी जगह पर जम गई। उसके सामने पेड़ों की छाया से निकलकर एक और भेड़िया खड़ा था। ये भी चेतना मंडल का ही जानवर था, पर पहले वाले से थोड़ा छोटा। उसकी आंखों में वही खूनी चमक थी। आर्या का दिल जोर से धड़क उठा। अब उसके सामने करो या मरो की स्थिति थी। उसने आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर की बची खुची हर बूंद ऊर्जा को भीतर समेटने लगी। उसकी नसों में तीखा दर्द फैल गया और सांसें बेकाबू होकर उखड़ने लगी। उसके हाथ फिर से उसी जानी पहचानी मुद्रा में हिलने लगे। हवा ठंडी होने लगी और नमी जमने लगी। कुछ ही पलों में उसके सामने एक और बर्फ की तलवार बनने लगी। ये तलवार पहले वाली से थोड़ी बड़ी थी और इस बार उसका रंग सफेद नहीं, गहरा नीला था। नीली तलवार से ठंडी भाप उठ रही थी और उसकी धार पहले से कहीं अधिक खतरनाक लग रही थी। उसी क्षण भेड़िए ने छलांग लगाई। आर्या ने आखिरी ताकत समेटी और हाथ आगे बढ़ा दिया। नीली बर्फ की तलवार हवा को चीरती हुई सीधे भेड़िए से जा टकराई। भेड़िया हवा में उछला और उसके सीने से खून का फव्वारा फूट पड़ा। आर्या का शरीर अब जवाब दे चुका था। वो जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होठों से खून टपक रहा था। अब उसके शरीर में खड़े रहने भर की भी ताकत नहीं बची थी। भेड़िया भी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, पर वो अभी जिंदा था। उसके शरीर में एक बड़ा छेद था, हड्डियां टूटी हुई थीं, फिर भी उसकी आंखों में जान बाकी थी। वो धीरे धीरे फिर उठने लगा। दर्द और गुस्से ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया था। उसने अपने पंजे जमीन में गाड़े और पूरी ताकत से आसमान की ओर मुंह करके जोर से कुर्राया। फिर वो आर्या की ओर दौड़ा। आर्या हिल नहीं सकी। भागना तो दूर, वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी। उसने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। शायद अब यही अंत है, उसने खुद से बुदबुदाया। तभी तेज धातु के टकराने की आवाज गूंजी। पास के पेड़ों की डालियां टूट गईं। भेड़िया हवा में उछला और अगले ही पल धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। उसके गले पर तलवार का गहरा घाव खुला था, जिससे गाढ़ा खून बहकर मिट्टी को लाल कर रहा था। वो अभी जिंदा था, पर उसकी सांसें बिखर रही थीं। कुछ क्षण की खामोशी के बाद आर्या ने हैरानी से अपनी आंखें खोली। जब उसकी नजर भेड़िए पर गई तो उसका मुंह हैरानी में खुला रह गया। ये किसने किया? ये सवाल उसके मन में गूंज उठा। उसने नजरें घुमाकर चारों ओर देखा। चट्टान के पास जमीन पर एक लड़का पड़ा था। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। कई हड्डियां टूटी हुई लग रही थीं। उसके सीने पर पंजे का गहरा निशान साफ दिखाई दे रहा था। आर्या खुद को घसीटते हुए उसके पास पहुंची। वो तीखे नैन नक्शों वाला एक 13 वर्षीय लड़का था। गोरा रंग, कंधों तक आते घुंघराले बाल। खून से लथपथ होने के बावजूद उसका चेहरा किसी राजकुमार सा प्रतीत हो रहा था। आर्या उसे पहचान गई। वो कुरु संप्रदाय का ही एक शिष्य था, युग। तुमने ऐसा क्यों किया? आर्या ने उससे पूछा। यह पहली बार था जब आर्या ने किसी लड़के से बात करने की पहल की थी। युग से तो उसकी पहले कभी ठीक से बात भी नहीं हुई थी। वो कम बोलने वाली लड़की थी, कम ही बाहर निकलती थी और अधिकांश समय अपनी ट्रेनिंग में ही बिताती थी। युग ने अपने होठों से खून पोंछा और आर्या की ओर देखा। ये युग के लिए भी पहली बार था जब उसने आर्या को इतनी नजदीक से देखा था। उससे पहले उसने बस उसे 1-2 बार ही दूर से देखा था।
बर्फ सा उजला चेहरा, कटीली आंखें और तलवार सी तीखी भौहें। जो भी उसे देखता निगाहें ठहर सी जाती। वो अभी पूरी तरह बड़ी भी नहीं हुई थी, फिर भी उसका रूप ऐसा था मानो स्वर्ग से कोई परी धरती पर उतर आई हो। युग उसकी आंखों में देखते देखते खो सा गया। वो पल भर के लिए ये भी भूल गया कि वो कहाँ है और आर्या ने उससे क्या पूछा था। आर्या उसके पास बैठ गई, पल भर चुप रही, फिर बोली, तुम बीच में क्यों आए? इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। युग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं बीच में नहीं आता तो इस समय मेरी जगह तुम पड़ी होती। तुम पहले ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर चुकी थी। अगर भेड़िए का प्रहार तुम पर होता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। ये सुनकर आर्या का मन अजीब विचारों से भर गया। उसने उलझन भरी आवाज में कहा, पर इसे तुम्हारा क्या लेना देना? जो होता मेरे साथ होता, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? युग ने पास पड़े पत्थर का सहारा लेकर खुद को संभाला और आर्या की आंखों में देखते हुए बोला, किसी की जान खतरे में हो और मैं पीठ दिखाकर भाग जाऊं? तुम मुझे क्या कायर समझती हो? उसकी बात से आर्या के मन में जैसे भूचाल आ गया। क्या ये लड़का पागल है जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान का सौदा कर रहा है? वो मन ही मन उलझती रही। फिर उसने युग से नजरें भेड़ लीं और सामने पड़े भेड़िए की ओर देखा। भेड़िया फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। उसकी आंखें उन दोनों पर जमी हुई थी। युग ने हड़बड़ा कर कहा, जल्दी भागो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। आर्या में भागने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए उसने मजबूरी भरे स्वर में कहा, मैं इसे संभालती हूँ, तब तक तुम दूर भाग जाओ। तुम पागल हो क्या? युग ने तुरंत कहा, ये तुम्हें मार डालेगा। चलो हम दोनों एक साथ भागते हैं। इतना कहकर युग ने आर्या का हाथ पकड़ लिया और इससे पहले कि आर्या अपना हाथ छुड़ा पाती, भेड़िए ने अपने दोनों पंजों से उन पर हमला कर दिया। क्या शत्रुसेन समय रहते वापस लौट पाएगा? क्या युग और आर्या इस चेतना मंडल के भेड़िए से जीवित बच पाएंगे? और क्या है आर्या की नीली आंखों और बर्फ की तलवार का असली रहस्य? जानने के लिए सुनिए डेविल गॉड आपके अपने YouTube चैनल डेविल गॉड पर।